हेलो एवरीवन, दिस इज शीरीन एंड आई वेलकम टू माय चैनल स्टडी एडिशिनो। जो क्लासेस हैं आपकी यूपी टेट एंड सुपर टेट की टारगेटेड क्लासेस हैं और आपका मेन टारगेट क्या होना चाहिए, सुपर टेट को क्लियर करना, ना कि यूपी टेट को। लेकिन बिना यूपी टेट के तो हम सुपर टेट का फॉर्म ही फिल नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे इस तरीके से पढ़ेंगे कि हम लोग का सुपर टेट और यूपी टेट दोनों ही क्लियर हो जाए। बस आपको करना क्या होगा, आपको मेरी क्लासेस को कंटिन्यू फॉलो करना होगा। अगर आपने मेरी क्लासेस को कंटिन्यू फॉलो किया तो आपका यूपी टेट एंड सुपर टेट क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, संसद द्वारा आवंटित धन की देखरेख कौन करता है? महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। ठीक है, तो आपको बताना है जो संसद द्वारा धन आवंटित किया जाता है उसकी देखरेख कौन करता है। तो उसकी देखरेख करता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक, और इसको क्या बोलते हैं? इससे बोलते हैं सार्वजनिक धन का संरक्षक भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? सार्वजनिक धन का संरक्षक भी बोलते हैं, धन का संरक्षक। ठीक है, और अगर आपसे पूछ लेते हैं कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कि कैग इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति करता है। याद रखिए, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कैग की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 148 के तहत। ठीक है, याद रखिए अनुच्छेद 148 के तहत कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, और अगर आपसे पूछे थे इसका कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए, 65 वर्ष। तो याद रखिएगा कि संसद द्वारा आवंटित धन की देखरेख कौन करता है? तो कैग करता है, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करता है। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद के तहत? 148 के तहत। इसका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष। तो याद रखिए कि जितने भी मैंने आपको पॉइंट बताए वो सारे आपके लिए, आपके जो एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है? आपको बताना है, जो ये दे रखे हुए हैं क्वेश्चन ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से कौन सा जोड़ा राइट है। असम, बिहू, ये आपके देखिए राज्य दे रखे हैं, ये इधर वाले आपके राज्य दे रखे हैं और इधर वाले उसके लोक नृत्य दे रखे। तो असम यानी कि असम, बिहू, उड़ीसा भरतनाट्यम, तमिलनाडु लावड़ी या कर्नाटक कथक। तो देखिए जो असम, आपका ए ऑप्शन राइट है, असम, क्योंकि जो बिहू है वो आपका असम का ही लोक नृत्य है। पर जो आपके जब भरतनाट्यम दे रखे हैं और लावड़ी दे रखा है, कथक, ये क्या है? ये इस राज्य के लोक नृत्य नहीं, बल्कि जो आपका भरतनाट्यम है ये आपका है तमिलनाडु का। कहाँ का है? ये तमिलनाडु का लोक नृत्य है। और जो आपका लावड़ी है ये आपका महाराष्ट्र का है, और ये जो आपका कथक है ये यूपी का है। ठीक, तो याद रखिएगा जो बिहू लोक नृत्य वो तो असम का है, तो आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। पर हम और भी ये भी ऑप्शन जान लेते हैं कि जो भरतनाट्यम है तमिलनाडु का है, लावड़ी वो आपका महाराष्ट्र का है और जो कथक है वो आपका कहाँ का है? यूपी का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं। आपको बताएं जो मधुबनी जो ये हमारी पेंटिंग दे रखी है, इसको बनाने के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है? सोने चांदी के घोल कर बनाए गए पेंट, या फिर पिसे हुए चावल के रंगीन घोल, या विशेष प्रकार से बने पोस्टर रंग, या अति उत्तम गुणवत्ता के फाइबर पेंट। तो देखिए जो हमारी मधुबनी पेंटिंग होती है इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? पिसे हुए चावल के रंगीन घोल का, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, पिसे हुए चावल के रंगीन घोल। और साथ ही और किसका यूज़ करते हैं? देखिए हल्दी का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, हल्दी का यूज़ करते हैं, नील का भी यूज़ करते हैं, और जो हमारे पेड़ पौधों के जो प्राकृतिक रंग हैं उनका भी प्रयोग करते हैं। किसको? मधुबनी चित्रों को बनाने में। तो याद रखिएगा तो पिसे हुए चावल के रंगीन घोल और साथ में हल्दी, नील तथा पेड़ पौधे के प्राकृतिक रंगों का भी प्रयोग करते हैं। और अगर आपसे पूछ लेते हैं कहाँ का लोक कला है, तो ये आपकी पड़ती है बिहार की लोक कला है। ठीक है, कहाँ की लोक कला? ये आपकी बिहार की लोक कला है। याद रखिएगा कि जो हमारी मधुबनी पेंटिंग यानी कि ये हमारी कहाँ की? बिहार की लोक कला है। उसको बनाने के लिए हल्दी, नील, पेड़ पौधे की प्राकृतिक रंगों का भी प्रयोग करते हैं और साथ में पिसे हुए चावल के रंगीन घोल का प्रयोग करते ही हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है,
पारिस्थितिकीय तंत्र का उदाहरण कौन सा है? आपको बताना है कि पारिस्थितिकीय तंत्र का कौन सा उदाहरण है, वायु है, तालाब है, जल है या मृदा है। तो देखिए इसमें पारिस्थितिकीय तंत्र का जो उदाहरण है वो आपका तालाब, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्योंकि तालाब इसलिए, देखिए तालाब जो होता है उसमें के जो छोटे पादप होते हैं, छोटे छोटे पादप होते हैं, वो क्या करते हैं, वो आपके जो है उत्पादक का काम करते हैं। और जो छोटी मछलियाँ होती हैं वो आपकी क्या, प्राथमिक उपभोक्ता का काम करते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता का काम करते हैं। और जो बड़ी मछलियाँ होती हैं ये आपका द्वितीयक उपभोक्ता का काम करते हैं। तो यही क्या पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, तालाब हो जाएगा, क्योंकि उसमें छोटे छोटे जो पादप होते हैं वो उत्पादक का काम करते हैं और छोटी मछलियाँ आपकी प्राथमिक उपभोक्ता और जो बड़ी मछलियाँ होती हैं वो द्वितीय उपभोक्ता कहलाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? आपको बताना है कि जो मानव, वायुमंडल, जलमंडल और सरमंडल में पर्यावरण का घटक नहीं है। देखिए जो पर्यावरण क्या, जो हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं तो वो सब हमारे क्या पर्यावरण में आ जाती हैं। जैसे कि मानव क्या, ये भी पर्यावरण का एक घटक है, आपका मानव भी पर्यावरण का एक घटक है, वायुमंडल भी पर्यावरण का घटक है और जलमंडल जो आपका सौर मंडल है वो आपका क्या पर्यावरण मंडल का घटक नहीं है। तो यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, सौर मंडल। बाकी तीनों क्या है, वो पर्यावरण के जो है घटक है और सौर मंडल वो आपके पर्यावरण के घटक नहीं है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? आपको बताना है हाथी, सांप, शेर और बकरी में कौन सा द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता कहलाता है। ठीक है, तो जो आपका सांप है वो आपका क्या है, द्वितीय श्रेणी में आता है, तो ये आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सांप। जबकि जो हाथी है वो आपका प्रथम श्रेणी में आता है और जो शेर है वो आपका तृतीय श्रेणी में आता है और जो आपका बकरी है वो आपका प्रथम श्रेणी में आता है। तो याद रखिएगा जो सांप है वो हमारे द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता कहलाता है। देखिए ये हमारा डायग्राम, इसमें आप लोग समझ सकते हैं। देखिए है प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। ठीक है, जो प्राथमिक उपभोक्ता जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं उसमें क्या होते हैं, जो क्या कहते हैं पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं, जो कि शाकाहारी होते हैं। इसमें आ जाता है आपका गाय, बकरी, खरगोश, ये आपके क्या है प्रथम श्रेणी में आ जाते हैं, प्रथम उपभोक्ता में आ जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। और खरगोश, और जो हमारे क्या द्वितीय उपभोक्ता होते हैं उसमें आपके सांप वगैरह आ जाते हैं और जो तृतीय उपभोक्ता होते हैं उसमें आपके चील वगैरह, शेर वगैरह आ जाते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पर्यावरण का दुश्मन या पर्यावरण का आतंकवादी किस वृक्ष को कहा जाता है? आपको बताना है अशोक, कीकर, टीक या यूकेलिप्टस या यूकेलिप्टिस भी बोलते हैं इसे। तो इसमें किस वृक्ष को क्या है पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है? तो देखिए यूकेलिप्टस को पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है, यानी डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यूकेलिप्टस। क्यों इसको पर्यावरण का दुश्मन कहते हैं, क्यों पर्यावरण का आतंकवादी कहते हैं? देखिए इसको इसलिए पर्यावरण का दुश्मन या पर्यावरण का आतंकवादी कहते हैं क्योंकि ये जहाँ पे ये वृक्ष लगा होता है ये अपने आसपास के भूमि का सारा पानी क्या सोख लेता है, खींच लेता है, जिससे क्या होता है वहाँ की जो और वनस्पति होती हैं वो क्या विकास नहीं कर पाती हैं। इसलिए यूकेलिप्टस को पर्यावरण का दुश्मन बोलते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और इसको देखिए यूकेलिप्टस भी बोलते हैं, नीलगिरी भी बोलते हैं, और सफेदा भी बोलते हैं। तो याद रखिए। और अगर आपसे पूछ लेते हैं कि यूकेलिप्टस कहाँ पाए जाते हैं तो सबसे ज़्यादा ये आपके पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और कहाँ तस्मानिया में भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिए यूकेलिप्टस ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए ये यूकेलिप्टस के पेड़ हैं जो हमारे लंबे लंबे हैं, ये क्या होते हैं बहुत ऊंचे और पतले होते हैं, लंबे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से किस राज्य में गोल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित? आपको बताना है जो गोल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क है वो किस स्टेट में पड़ता है? गुजरात में, तमिलनाडु में, अंडमान द्वीप में या पश्चिम बंगाल में? तो जो गोल्फ ऑफ मन्नार है वो आपका तमिलनाडु में पड़ता है, यानी बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तमिलनाडु के बारे में और कुछ जान लेते हैं। आपको बताएं तमिलनाडु की राजधानी कौन सी है? तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। देखिए ये भी इजी भी क्वेश्चन कभी कभार पूछ ले जाते हैं, इसलिए इन्हें भी जान लेते हैं। ठीक है, तो इसकी राजधानी कौन सी है? चेन्नई है। और अगर यहाँ के क्या कहते हैं तमिलनाडु के सीएम कौन है?
तो इसके सीएम है आपके MK स्टॉलिन। कौन है? MK स्टॉलिन। ठीक है, और यहाँ के गवर्नर हैं RN रवि। ठीक है, RN रवि। ठीक है, याद रखिएगा जो गोल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क है वो आपका तमिलनाडु में पड़ता है। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। यहाँ के सीएम है MK स्टॉलिन और गवर्नर है RN रवि। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है पोलियो का कारण है। आपको बताना है कि पोलियो किस वजह से होता है। जीवाणु से होता है, विषाणु से होता है, कवक से होता है या कीट से होता है। देखिए जो पोलियो है वो आपका विषाणु से होता है। किससे होता है? वायरस से होता है, यानी बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, विषाणु। ठीक है, और क्या कहते हैं, और जो विषाणु ये क्या कहते हैं, पोलियो के जो विषाणु है कहाँ पाए जाते हैं? ये ज़्यादातर आपके गंदे जल में पाए जाते हैं, जिससे क्या क्या होता है? रीढ़ की हड्डी प्रभावित होती है, गला प्रभावित होता है, नाड़ी प्रभावित होती है। ये सब क्या है? इससे, इस वायरस से क्या रीढ़ की हड्डी और गला प्रभावित हो जाता है। और अगर आपसे पूछ लेते हैं कि वर्ल्ड पोलियो डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, तो ये आपका होता है 24 अक्टूबर को। ठीक है, 24 अक्टूबर को वर्ल्ड पोलियो डे मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका है भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती हैं। आपको पता है सबसे ज़्यादा भूस्खलन कहाँ पे होता है? उत्तरी पूर्वी पहाड़ में, हिमालय में, या पश्चिमी घाट व नीलगिरी में, या उत्तरी घाट में। देखिए जो अधिकतम सबसे ज़्यादा भूस्खलन होता है वो आपका हिमालयी क्षेत्र में होता है, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, हिमालय। सबसे ज़्यादा यहाँ पे भूस्खलन होता है। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को, 16 सितंबर को, 5 जून को या 11 जुलाई को। देखिए जो आपका विश्व पर्यावरण दिवस है वो आपका 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, यानी सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, 5 जून। नेक्स्ट है MS स्वामीनाथन एक। आपको बताना है जो MS स्वामीनाथन थे वो कौन थे? पत्रकार थे, कृषि वैज्ञानिक थे, पारिस्थितिकीय वैज्ञानिक थे या पक्षी वैज्ञानिक थे। तो देखिए जो आपके MS स्वामीनाथन थे वो एक कृषि वैज्ञानिक थे, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, कृषि वैज्ञानिक। ठीक है, और MS स्वामीनाथन को क्या है? भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता था। किसका जनक माना जाता था? हरित क्रांति का, हरित क्रांति का जनक माना जाता था। तो याद रखिएगा ये भी पूछ रहे थे क्वेश्चन कि भारत में हरित क्रांति का जनक कौन था? तो MS स्वामीनाथन थे। ठीक है, और इन्हें क्या है बहुत सारे जो है अवार्ड दिए गए, जैसे कि उसमें आपके आ जाता है पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा MS स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक थे, हरित क्रांति का इन्हें जनक बोला जाता है, इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण से सम्मान किया गया था। नेक्स्ट है आपका लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? ठीक है, आपको बताएं जो लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक है किसके द्वारा बुलाई जाती है या किसके द्वारा आहूत की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, या संसद द्वारा, या राज्यसभा के सभापति द्वारा। देखिए जो आपकी जो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है राज्यसभा और लोकसभा की, वो राष्ट्रपति बुलाता है, यानी ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, राष्ट्रपति। ठीक है, पर अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि उसकी अध्यक्षता कौन करता है, ठीक है, मतलब बुलाता तो राष्ट्रपति है, पर अगर आपसे पूछ लेते कि उसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो उसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। तो ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, और ये भी जान लेते हैं, देखिए लोकसभा में ये हमारा लोकसभा संसद कौन सा सदन है? ये हमारा निम्न सदन है। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, ये हमारा क्या है? निम्न सदन कहलाता है, और ये हमारा उच्च सदन कहलाता है। ठीक है, और अगर आपका लोकसभा का सदस्य बनना है तो कितनी एज होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए, और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, ये भी याद रखेंगे कि लोकसभा हमारा संसद का निम्न सदन कहलाता है, राज्यसभा उच्च सदन कहलाता है, और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए
आयु 25 वर्ष होनी चाहिए और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। और अगर आपसे पूछ रहे लोकसभा में कितनी सीटें होती हैं तो 552 अधिकतम होती हैं, पर प्रेजेंट टाइम पे वर्तमान में कितनी है 545 हैं, 545 हैं। और राज्यसभा में कितनी सीटें होती हैं 250। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रेजेंट टाइम पे 245 है, पर अधिकतम कितनी हो सकती है 552 हो सकती है। और राज्यसभा में कितनी सीटें होती हैं 250 होती हैं। तो ये सारे आपके जितने भी मैंने आपको पॉइंट बताए वो सारे ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो सारे आपको याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 74वें संविधान संशोधन का संबंध है, आपको बताना जो 74वां संविधान संशोधन हुआ था उसका संबंध किससे है, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से या शहरी स्थानीय स्वशासन से या राष्ट्रपति की शक्तियों से या संसद की शक्तियों से। तो जो 74वां संविधान संशोधन था उसका संबंध है आपका शहरी स्थानीय स्वशासन से, यानी बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और अगर आपसे पूछ लेते हैं कि ये संविधान संशोधन कब किया गया, तो 74वां संविधान संशोधन कब किया गया, तो ये आपको किया गया था 1992 में। ठीक है, ये भी याद रखना है 1992 में 74वां संविधान संशोधन किया गया था। और इसके तहत क्या है, संविधान में भाग 9A जोड़ा गया था। ठीक है, 9A को जोड़ा गया था 74वें संविधान संशोधन द्वारा। संविधान में भाग 9A जोड़ा गया था। इसके तहत क्या था, वो नगर पालिका को संवैधानिक मान्यता दी गई थी। तो सारे पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, दोनों के लिए यूपी टेट सुपर टेट दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और आज का ये आपका लास्ट क्वेश्चन भी है। किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं, आपको बताएं जो पौधे हरे होते हैं वो किस वजह से होते हैं, कैरोटीनॉइड के कारण, लाइकोपिन के कारण, या एंथोसाइनिन के कारण, या क्लोरोफिल के कारण। तो जो हमारे क्या कहते हैं पौधे होते हैं वो क्लोरोफिल के कारण हरे होते हैं, यानी डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में जो भाग लेता है वो आपका क्लोरोफिल ही लेता है। ठीक है, ये क्या है प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है। प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है। कौन सा क्लोरोफिल जो है प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है। और इसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, इसमें मैग्नीशियम पाई जाती है। ठीक है, याद रखिए इसमें सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम पाई जाती है। ठीक है, तो ये आपके 15 क्वेश्चन थे। आपको कैसे लगे आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सभी को जय हिंद, जय भारत।